दोस्तों, मेरा नाम आशिया है और मैं मऊ शहर की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं अभी 19 साल की ही हुई हूँ, लेकिन मेरी अमानत अब भी से कूदने और मचलने लगी थी, इसलिए मैंने इसे अपने भाई को ही दे दी। उस समय मैंने पहली बार किसी को अपनी अमानत दी थी, इसलिए मुझे बहुत दर्द हुआ था। वैसे तो अरबाज भैया मेरे सगे भाई नहीं है, लेकिन वह मेरे चाचा के लड़के हैं, इसलिए रिश्ते में वह मेरे भाई ही लगते हैं। मेरी हाइट 6.5 फीट है तथा भैया ने ग्रेजुएशन क्लियर की थी, इसलिए वह अपनी छुट्टियां मनाने हमारे पास शहर आए थे। जब अरबाज भैया हमारे घर आए तो मेरे अम्मी अब्बू भी बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए अब्बू अरबाज भैया को ही अपना बेटा समझते थे। अरबाज भैया शुरू से ही देखने में बहुत सुंदर थे और उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। भैया जब हमारे घर आए थे तो उस दिन मैंने जीन्स टॉप पहन रखा था, जिसकी फिटिंग बहुत ही टाइट थी, इसलिए भैया तो मुझे देखते ही रह गए। उस दिन हम सभी ने बहुत बातें की तथा अम्मी ने घर में बिरयानी भी बनाई थी। सभी लोग अरबाज भैया को लेकर बहुत खुश थे। रात को अरबाज भैया अम्मी अब्बू के साथ ही सो गए। उन्होंने देखते ही कहा कि दीदी, आप तो एकदम कहर उठा रही हो, आज इतना किसके लिए सजी हो। तभी मैंने भैया से कहा कि और किसके लिए सजूंगी, पागल घर में एक तुम ही तो आए हो। तभी भैया बोले कि भला मेरे लिए इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है, मैं कौन सा तुम्हारा शौहर लगता हूँ। तभी मैंने कहा कि भैया आप तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, और फिर मैं उन्हें चाय थमाकर चली गई। 2 घंटे बाद अम्मी ने हमारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था और खुद पड़ोस वाली आंटी के यहाँ उनके बच्चे का नाम था, तो वहां पर चली गई। थोड़ी देर बाद भैया भी नहाकर खाना खाने आ गए थे और मैं डाइनिंग टेबल पर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। मैंने आज जानबूझकर चुन्नी नहीं ली थी ताकि भैया को जन्नत के दर्शन हो सके, क्योंकि मैं भैया को अपने जाल में फंसाना चाहती थी ताकि वह मेरी गर्मी दूर कर सके। भैया ने सबसे पहले जन्नत ही देखी और उसके बाद मुझे देखा, तो मैंने भैया को आंख मार दी। तो भैया कहने लगे कि अरे दीदी, ऐसे मत मारो, लग जाएगी, आपके नजरों के बाण सीधा मेरे सीने के आर पार हो रहे हैं। और इसके बाद हम दोनों हंसने लगे। भैया खाना खा रहे थे, लेकिन मैं पहले ही खा चुकी थी, इसलिए मैं बस उन्हें देख रही थी। और मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया दूध पियोगे क्या, प्योर मलाई वाला, मक्खन मिला के। तो भैया ने वहाँ पे देखा तो वहाँ दूध नहीं था, तो वहाँ बोले कि पी लूंगा, पर यहाँ पे कहाँ है। तो मैं बोली कि मैं उस वाले दूध की बात नहीं कर रही हूँ। तभी भैया बोले कि दीदी आप बहुत बिगड़ गई हैं, भला कोई अपने भाई से भी इस तरह की बात कर सकता है क्या, तुम तो मुझे भाई नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड की तरह देख रही हो। तभी मैं भैया से कहने लगी कि भैया आपको तो पता ही है, मेरी मौसी ने अपने चाचा के लड़के से शादी की थी और आपके मामा ने भी तो अपनी चाची से शादी की थी। और फिर मैं भैया से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज भैया मान जाओ ना, इतना भी क्या तरस आ रहे हो, हम कौन सा किसी को मार रहे हैं जो हमें पाप लगेगा, हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं और मैं आपको भी बहुत मजे करवाऊंगी, बस आप एक बार हाँ तो करो। उस दिन मैंने भैया को बहुत मनाया, बहुत कस्में वादे कराए, लेकिन भैया राजी नहीं हुए। खाना खाने के बाद हम सो गए तथा दोपहर के बाद अम्मी जान भी वापस आ गई थी। शाम को हम तीनों, अम्मी जान और अरबाज भैया, शहर में घूमने के लिए चले गए। हम शहर के सेंट्रल पार्क और खाना खाने के लिए होटल में भी गए थे। शाम को अब्बू जान भी बाहर से खाना खाकर आ गए तथा थके होने के कारण टाइम से ही सभी सो गए थे। आज मैंने अब्बू जान और अम्मी से जिद करके भैया को मेरे कमरे में सुला लिया था ताकि अरबाज भैया को मैं मना सकूं। शाम को हमने लगभग 12 बजे तक बातें की थी और मैंने भैया से पूछ भी लिया था कि भैया अगर आपकी कोई सेटिंग है तो भी मुझे बता दो। तो भैया बोले कि नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। दरअसल मैं भी आपको उतना ही पसंद करता हूं जितना आप मुझे करती है। मैं आपके साथ उतना ही एंजॉय करने के लिए बेताब हूं जितना कि आप हो। लेकिन दीदी, मुझे ताया जी अपने बेटे के समान समझते हैं, अगर मैंने आपके साथ दोस्ती कर ली तो ताया जी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैं बोली कि अरे भैया, हम अब्बू जान को थोड़ी ना बताएंगे, हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं जिसका किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी भैया बोले कि नहीं दीदी, ये तो फिर उनके साथ धोखा होगा। तो फिर मैंने भैया को तिरछी नजरों से देखते हुए बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मजे नहीं लूटने तो फिर रहने देते हैं। तभी भैया बोले कि नहीं दीदी, आप तो बुरा मान गई, मेरा भी दूध पीने का मन करता है। तो मैंने कहा कि फिर पी लिया करो ना, इतना डरते क्यों हो। उस रात से भैया मेरे साथ काफी फ्रैंक हो गए थे।
उस रात हम दोनों ने मिलकर आपस में बहुत सारी ऐसी वैसी बातें की। हम हंस खेल कर बस सोने ही वाले थे कि तभी मुझे अम्मी जान के कमरे से थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दी। तभी मैंने भैया से कहा कि चलो भैया देख कर आते हैं, कहीं वह फिर से झगड़ा तो नहीं करने लगे। तभी भैया ने पूछा कि कैसा झगड़ा? तो मैंने कहा कि कभी कभार अबूजान पीकर आ जाते हैं तो अम्मी उन्हें फिर बहुत डांटती है। तभी भैया बोले कि नहीं दीदी, आपका वहम है, कोई भी आवाज नहीं आ रही। लेकिन तभी अम्मी जान की चीख सुनाई दी। फिर भैया बोले कि हाँ आ तो रही है, चलो देखकर आते हैं, कहीं उन्हें हमारी मदद की जरूरत ना हो। अम्मी जान की चीख सुनकर मैं तो वहीं समझ गई थी कि क्या चल रहा है। वो चीख झगड़े वाली नहीं, बल्कि वो चीख तो आनंद वाली थी। लेकिन मैं भी मजे लेना चाहती थी, इसीलिए भैया को जानबूझकर ले गई हम दोनों। जब अम्मी जान के कमरे में पहुंचे तो आगे दरवाजा बंद था, तो हम खिड़की में से झांक कर देखने लगे, लेकिन वहां भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि काफी अंधेरा था। लेकिन अम्मी जान की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी और वह बस यही कह रही थी कि धीरे धीरे करिए, ये ना मेरी जान लेंगे क्या। और तभी अम्मी जान फिर से चीख पड़ी। उन दोनों की आवाजें सुनकर हम समझ चुके थे कि क्या चल रहा है। तभी अब्बू जान ने एकदम से लाइट ऑन कर दी और फिर अंदर का दृश्य देखकर तो हमारी सांसें ही रुक गई। भैया तो तभी वहां से जाने लगे, लेकिन मैंने ही उन्हें हाथ पकड़कर रोक लिया। अम्मी जान अब्बू को कह रही थी कि अभी तो 10 ही मिनट हुए हैं और आप अभी से थक गए। इसके बाद हम दोनों मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। अंदर आते ही अरबाज भैया बोले कि आप तो बड़ी ही चालू चीज हो दीदी। तभी मैंने कहा कि इसमें चालू वाली कौन सी बात है, ये सब हुआ तभी तो हम हुए। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैं इन सभी को एंजॉय करती हूँ और ये कोई गलत काम तो नहीं है। तभी भैया शर्माते हुए बोले कि दीदी वो मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा दूध पीने को मिल जाए तो। तभी मैंने भैया की टांग खींचते हुए कहा कि अच्छा तो तुम्हें दूध भी पीना है? अरे पागल, मैं रिश्ते में तुम्हारी दीदी लगती हूँ और तुम अपनी दीदी से इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरा इतनी मजाक करते ही इरफान भैया तो पानी पानी हो गए, लेकिन फिर मैं जोर जोर से हंसने लगी। अरबाज भैया बोले कि बस भी करो दीदी, आप तो हमेशा मुझे डराती रहती हो। तभी मैं बोली कि अच्छा ये लो, पी लो दूध, या कोई शुभ मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। लेकिन भैया शर्मा गए थे तो वह नहीं पी रहे थे। फिर मुझे लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो मैं ही अपने हाथों से भैया को दूध पिलाने लगी। तब मुझे पता चला कि भैया भी कितने भूखे हैं। वह आधे घंटे तक दूध पीते रहे और जब भैया दूध पी रहे थे तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सच बताऊं तो मेरी तो मोटर का पानी ही निकल गया था। आधे घंटे बाद भैया बोले कि बस दीदी अब मुझसे और नहीं पिया जाएगा। वास्तव में आज दूध पीकर मजा आ गया। मैंने तो पहली बार दूध पिया है, बहुत मीठा था। तभी मैं बोली कि इसीलिए तो मैं कह रही थी भैया, अगर आप अपनी दीदी का फायदा उठाना चाहते हो तो उठा लिया करो, वरना ऐसी दीदी हर किसी को नहीं मिलती। तभी मैं भैया से बोली कि अच्छा अब मुझे घोड़े की सवारी कराओगे या फिर सिर्फ दूध पीकर ही काम चलाओगे? भैया बोले कि नहीं दीदी, सवारी तो मैं आपको करवा दूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं 9 महीने बाद आपकी सूनी गोद ना भर जाए तो घर वाले तो हमारी जान ही लेंगे। भैया से ऐसी बात सुनकर मैं तो एकदम ही उदास हो गई। मैं बोली कि भैया आप तो बहुत डरपोक हो, कुछ नहीं होगा, जो होगा बाद में देख लेंगे, उसके लिए भी बहुत जुगाड़ है, उसकी चिंता मत करो। आज मेरा घोड़े की सवारी करने का बहुत मन कर रहा है। मेरे लाख मनाने पर भी भैया नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, कहीं कुछ गलत हो गया तो फिर हमसे नहीं संभलेगा। तो काफी देर सोचने के बाद मैंने भैया से कहा चलो ऐसा करते हैं, मैं अम्मी के कमरे से जाकर गुब्बारा ले आती हूँ, उसके बाद तो करवा दोगे ना? मेरे मुंह से ऐसा सुनकर भैया और भी डर गए। वह बोले कि पागल हो गई हो, तुम तो ज्यादा ही बेताब होती जा रही हो, इतनी रात को, और वह भी ताया जी के कमरे से। आपको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अभी उन्हें पता चला तो क्या होगा? मैं जाने ही वाली थी कि तभी भैया ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। बोले कि नहीं दीदी, अगर तुम्हें इतना ही गर्मी चढ़ी हुई है तो आज भर सब्र रखो, हम कल बाजार से ले आएंगे। अगर ताया जी जाग गए तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप आज और रुक जाओ। तभी मैं रुआने अंदाज में बोली कि नहीं भैया, आप बात को समझ नहीं रहे हैं, मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अब तो बस के बाहर हो रहा है। तभी भैया ने मुझे काफी समझाया और उसके बाद रात भी बहुत हो चुकी थी, तो हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हमेशा की तरह भैया तो लेट ही उठे थे, लेकिन मैं जल्दी ही खड़ी हो गई थी और अम्मी जान को काम में हाथ बटा रही थी। अब्बू जान भी 9 बजे तक बैंक में जा चुके थे। मैं हमेशा की तरह सुबह सुबह ही नहा ली थी और भैया के कमरे में चाय देने के लिए चली गई थी। आगे भैया फोन चला रहे थे तथा चाय का ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर वह धीमे धीमे मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें रात वाली बातें याद आ गई थी। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। तभी मैंने भैया से पूछा कि अच्छा तुम क्या पियोगे, चाय पियोगे या फिर दूध पियोगे? तभी भैया हंसते हुए बोले कि नहीं दीदी, मेहरबानी करो, सुबह सुबह तो मैं चाय ही पीऊंगा, अभी तक रात वाला दूध भी पूरी तरह से हजम नहीं हुआ। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोली कि तुम्हारा पाचन तंत्र तो बहुत ही कमजोर निकला भैया। और मैं उन्हें चाय देखकर अम्मी जान की मदद करने रसोई में वापस चली गई। भैया चाय पीकर नहा धो लिए और टीवी देखने लगे। अम्मी जान भी खाना बनाकर आराम करने लगी। इसके बाद मुझे तो वही बात सता रही थी कि अब बाजार जाना है ताकि मैं पहले ढेर सारा गुब्बारा लेकर आऊं और हम रात भर बिना किसी टेंशन के मजे लें। इसलिए मैंने अम्मी जान से इजाजत ले ली। पहले तो मैं भैया को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन अम्मी जान ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि अम्मी जान भैया से पंखे साफ करवाना चाहती थी, क्योंकि उनका हाथ पंखों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मुझे अकेले ही बाजार जाना पड़ा। बाजार जाते ही मैंने सबसे पहले फल सब्जियां खरीदी और अम्मी जान ने दर्जी को अपना सूट सिलवाने को दिया था, तो वह ले लिया। और इसके बाद मैं सीधे ही मेडिकल स्टोर चली गई। मेडिकल में जाने से पहले मैंने दुपट्टे से अपने मुंह को ढक लिया, ताकि कोई मुझे पहचान न ले और कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद मैंने जाते ही उनसे चॉकलेट वाला गुब्बारा मांग लिया, क्योंकि मुझे चॉकलेट की खुशबू बहुत पसंद थी। मेडिकल वाले भैया ने पहले तो मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके बाद बिना कुछ बोले मुझे बलून दे दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि भैया के लिए गोलियां भी ले लेती हूं, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे लग रहा था शायद उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उनसे गोली मांगी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे गोली देने से इनकार कर दिया। फिर मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की और गुब्बारा लेकर बाहर आ गई। फिर मैंने सोचा शायद इनके पास नहीं होगी, तो मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मुझे टैबलेट नहीं दी। अब मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे ऐसे तो टैबलेट नहीं मिलने वाली। फिर मैंने परवेज को फोन किया। परवेज 12वीं क्लास में मेरे साथ पढ़ता था और वह मुझ पर लाइन मारा करता था। वह मुझे बहुत पसंद करता था, मुझे छेड़ता था, लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझे इन चीजों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, तो मैंने उसे सिर्फ दोस्त तक की सीमित रखा। परवेज के बड़े भाई का यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, लेकिन परवेज अब खुद वाराणसी चला गया है। परवेज को फोन करते ही पहले तो वह मुझे नहीं पहचान, लेकिन बाद में पहचान गया। जब मैंने उनसे टैबलेट के बारे में कहा तो वह एकदम से हैरान हो गया और बोला कि अरे आशिया, तुम्हारी शादी कब हो गई? तुमने तो मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। तो मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, वह बात नहीं है, मैं अभी भी कुंवारी ही हूँ। तो परवेज बोला कि अच्छा, तो फिर किसके लिए गोलियां ले जा रही हो? लगता है कि आजकल बड़ी बदमाश हो गई हो। पहले तो तुम बातें भी नहीं किया करती थी। मैं जब भी तुझसे कुछ मांगता था तो तू सीधा गर्म हो जाती थी, और अब सीधा काम। परवेज बहुत मजाकिया था, तो वह मेरे पूरे मजे ले रहा था। तभी मैंने उसे डांटते हुए कहा कि चलो अब छोड़ो और जल्दी से मुझे टैबलेट दिलवाओ। तो परवेज बोला कि तुम हमारे स्टोर पर चली जाओ, मैं भैया को फोन कर दूंगा, तुम बस उन्हें अपना नाम बता देना। जैसे ही मैं परवेज की स्टोर पर पहुंची तो वहां पर उनके भैया तो नहीं थे, लेकिन कोई और ही लड़का खड़ा था। तो उसने मुझे जाते ही नाम पूछ लिया कि आपका ही नाम आशिया है क्या? तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे टैबलेट दे दी और पैसे भी नहीं लिए। काम पूरा होते ही मैं जल्दी से घर आ गई। घर आते आते मुझे 2 बज गए थे। जैसे ही मैं घर आई तो भैया ने अपना सामान पैक कर रखा था तथा घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। अब्बू जान भी बैंक से आज जल्दी आ गए थे तथा अम्मी भी वहीं थी। ये सब देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने जाते ही अम्मी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है भैया, कहीं जा रहे हैं क्या?
तो अम्मी बोली कि हाँ, तुम्हारे चाचू का फोन आया था। उन्होंने बताया कि कल रात को तुम्हारी चाची जान का पैर फिसलने से गिर गई और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए घर संभालने वाला कोई नहीं है और खेत में भी काम सर पर आ चुका है, इसलिए अब अरबाज को घर जाना होगा। यह सुनकर मैं तो पूरी की पूरी ही हिल गई थी, क्योंकि हमने जो प्लानिंग बनाई थी वह तो अब धरी की धरी रहने वाली थी और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिरने वाला था। ये सुनकर मैं जल्दी से भैया के कमरे में गई, जहां पर भैया अपना सामान पैक कर रहे थे। मैंने जाते ही उनका सामान बिखेर दिया और उन्हें डांटना शुरू कर दिया। तो भैया बोले कि दीदी देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा भी बहुत मन था आपके यहाँ रहने का, लेकिन अब अम्मी की हालत खराब हो गई है, इसलिए मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। तभी मैं बोली कि फिर मेरा क्या, मैं कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रही थी और देखो आज मैं सामान भी ले आई। अच्छा तुम ऐसा करो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन तभी चाचू का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि आते वक्त हो सके तो तुम्हारी जरीना दीदी को भी ले आना, मैं तुम्हारे ताया से बात कर लूंगा। अगर जरीना की पढ़ाई नहीं चल रही है तो वह 4-5 दिन घर का काम संभालने में हमारी मदद कर देगी, इसलिए एक बार तुम जरीना से पूछ लेना। फोन स्पीकर पर था और चाचू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। बाद में सीधा ही बाहर आई और अब्बू को बताया तो उन्होंने मुझे भी बुलाया है और फिर मैं भी भैया के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गई। अब्बू जान हमें रेलवे स्टेशन पर चढ़ा आए। सारे रास्ते भैया सामान से खेलते हुए गए और वह तो ट्रेन में भी दूध पीने की जिद करने लगे, लेकिन पैसेंजर काफी बैठे थे। हम गांव पहुंचे तो अंधेरा काफी हो गया था। चाचू और चाची दोनों ही दरवाजे पर बैठे हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर वह बहुत खुश हुए। चाचा जान ने पहले से है खाना बना रखा था, तो हमने जाते ही सबसे पहले खाना खाया, फिर नहाकर आपस में बातें की और थमने की वजह से हम जल्दी ही सो गए। चाचा जान और भैया बाहर सोए, मैं चाची के पास ही सो गई। सुबह होते ही मैंने सभी के लिए चाय बना दी तथा चाची जान के पैरों की मसाज भी कर दी। भैया आज भी हमेशा की तरह लेट ही उठे थे। तब तक चाचू जान खेत में जा चुके थे। इसके बाद मैं रसोई घर में खाना बनाने लगी। मैं सब्जियां काट रही थी, तभी भैया भी चाय नाश्ता करके रसोई में मेरी मदद करने आ गए। गर्मी के कारण मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे पसीने में भीगा देखकर भैया बोले कि कैसी हो दीदी, लगता है आपकी गर्मी आज निकल रही है। तभी मैंने भी उन्हें नखरे दिखाते हुए कहा कि आपसे तो कुछ होता नहीं। तभी भैया बोले कि दीदी आज बस आप तैयार हो जाओ, आज शाम को हम खेत चलेंगे और फिर देखना मैं क्या क्या करता हूँ। आपको रुला न दूं तो मेरा नाम बदल देना। तभी मैं बोली कि अब बस भी करो भैया, रहने दो, इतनी भी मत फेंको। लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और अब मैं शाम होने का इंतजार करने लगी थी। मैंने जल्दी से खाना बना लिया था तथा चाची जान को खिला दिया। भैया के लिए भी टेबल पर खाना लगा दिया और हमने मिलकर खा लिया। दोपहर तक चाचा जान भी खेत से आ चुके थे, तो जब तक वह नहाकर आए मैंने उन्हें भी खाना लगा दिया। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होने लगी। मैंने नीला रंग का सूट पहना तथा थोड़ा मेकअप करके परफ्यूम भी लगा लिया और आज मैंने जूड़ा बना लिया ताकि बाल वाल खराब ना हो। इसके बाद दोपहर में हम सभी सो गए। करीब 5 बजे तक मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने चाय बना ली। सभी ने चाचा जान खेत में जाने लगे क्योंकि धान की फसल पक चुकी थी और खेत में कोई आवारा जानवर ना घुस जाए, इसलिए निगरानी के लिए जाना पड़ता। इसलिए मैंने अरबाज गोली भी चाय के साथ दे दी थी। खेत जाते ही भैया मुझे अपने धन के खेतों के बीचों बीच ले गए ताकि कोई भी हमें देख न सके, और वहां पर उन्होंने कुछ धन को काटकर जगह भी साफ कर ली। इसके बाद में वो एक चारपाई भी ले आए। शाम का मौसम था और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। आज पहली बार मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। तभी भैया बोले कि दीदी अब जल्दी से झुको, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आज मुझे दवाई नहीं मिली तो मैं मर ही जाऊंगा। इसके बाद मुझे आज भैया ने अपने खेत में ही गन्ने का रस पिलाया। वैसे मैं नहीं पीना चाहती थी, लेकिन भैया ने जानबूझकर पिला दिया। आधे घंटे तक मैंने गन्ने का स्वाद चखा। वह सच ही कह रहे थे
मेरी आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी बस हो चुकी थी, तो मैंने भैया से कह दिया कि बस भैया, आज के लिए इतना ही, अब मेरा पेट भर गया है। तब मेरा पेट भर गया है, तभी भैया रुक गए और हमने आधे घंटे तक वहीं आराम किया। समय बहुत हो चुका था और अंधेरा भी होने लगा था। तो भैया बोले कि चलो दीदी, अब हमें घर चलना चाहिए, कहीं अब्बू जान परेशान ना हो। लेकिन सच कहूं तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकी थी। इसके बाद भैया ने ही मुझे उठाया और बाइक पर ले जाकर बिठाया घर जाकर। सबसे पहले तो हम नहाए और उसके बाद भैया ने ही खाना बनाया। मैं तो बस रसोई घर में बैठी थी, क्योंकि मेरी सारी गर्मी आज निकल चुकी थी। तभी भैया भी मेरा पूरा मजा ले रहे थे और वह भी बार बार मुझे छेड़ रहे थे कि क्या हुआ दीदी, एक दिन में ही पंचर हो गई। शाम को खाना खाकर मैंने भैया से पेन रिलीफ वाली गोली मंगवा ली, जिसे खाने के बाद ही मुझे नींद आई। अगले 5-6 दिनों तक मैंने भैया को अपने पास भी नहीं भटकने दिया था, लेकिन वह मुझे हर वक्त चिढ़ाते रहते थे कि चलो दीदी, धान के खेत में चलते हैं, और मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती। सच बताऊं तो अब हमारा निकाह हो गया है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुपती। एक दिन मैंने और भैया में घर में ही माहौल बना रखा था और हमारी खराब किस्मत की चाची जान ने हमें देख लिया। इसके बाद चाचू और चाची जान ने हमें खूब डांटा तथा भैया को तो मार भी लगा दी। फिर उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को गांव बुला लिया। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि हम पिछले 1 महीने से यह सब कर रहे हैं। हमने भी उनसे बहुत माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई है, हमें प्लीज माफ कर दो। लेकिन फिर अम्मी अब्बू ने और चाची चाचू ने आपस में फैसला करके हमारा निकाह करवा दिया, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था और हमारे तो निकाह हो भी जाता था, तो कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। खुशी खुशी चाची जान ने मुझे स्वीकार भी कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।